हेलो माय लिसनर्स। सो ये स्टोरी का टाइटल है गुफ्तगू दो गज ज़मीन से और इसको मैंने लिखा है। सो ज़रूर सुन के बताएं कैसी लगी, और बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि आपके रिव्यूज़, आपके शेयर मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। सो अब शुरू करते हैं। विनय बस की खिड़की के साइड अपनी ठोड़ी टिका के बैठा था। आज उसे पूरे 1 हफ्ते हो गए थे अम्बाला में। अक्सर वो बस में बैठे खिड़की के बाहर जो बादल दिखते उनसे अपनी मन की बातें साझा करता रहता। दोपहर के 4 बज रहे थे। आज वो ऑफिस से जल्दी जा रहा था अपने रूम पे, और उसकी कोई फील्ड रिपोर्टिंग भी कैंसिल हो गई थी। वो मन ही मन बादल को देखते सोच रहा था अब वो अपने बाकी का समय अकेले रूम में बिताएगा कैसे। और बादल उसकी बातों को बिना भाव दिए बस खिसके जा रहे थे। उसका ध्यान फ़ोन कॉल से टूटा। देखा तो मम्मी थी। उसने उठाया और जैसे वो जानता था कि माँ क्या बोलेंगी तो बिना हेलो बोले बस सुने जा रहा था। वहाँ से माँ ने कहा, विनय तू एक बार बात तो कर ले उनसे। बेटा गलती किससे नहीं होती। जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप नादान समझ के भूल जाते हैं। तो यही माफ़ी की उम्मीद माँ बाप भी करते हैं बेटा। माना तेरे पापा के विचार तुझसे नहीं मिलते। उन्होंने तुझे बांधना चाहा। तेरी इच्छा क्या थी ये सोचे बगैर फैसला ले लिया। वो डरते थे बेटा कि तू दूर चला जाएगा तो हमारा ध्यान कौन रखेगा। पर उनको एहसास है कि उन्होंने जो भी किया वो गलत था। फासले या नज़दीक या अपनों का प्यार परवाह नहीं बयां करते। वो मानते हैं खुद की गलती को। विनय ने चुप्पी तोड़ी। माँ, आपको पता है पूरे 1.5 साल तक मुझे लगा कि मैं शायद जर्नलिज्म के काबिल नहीं हूँ। जब मुझे पता चला कि कोई सिलेक्शन कॉल नहीं आया। मेरा सपना था जर्नलिज्म, और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की थी। मेरे सपनों में आधे से भी ज़्यादा हिस्सा आप दोनों का था। क्या क्या सोचा था माँ, आप दोनों के लिए कितना कुछ करना था। सारी ज़रूरतें, सारी ख्वाहिशें। एक पल के लिए मान लिया कि शायद इस साल नहीं हुआ तो फिर उठूँगा, फिर से कड़ी मेहनत करूँगा। उम्मीद थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे खुद के पापा ने मेरा सिलेक्शन लेटर छुपा के फाड़ दिया था, इस चीज़ को कैसे भूलूं। हालातों से फिर भी लड़ा जा सकता है माँ, अपनों की नासमझ से नहीं। खैर जर्नलिज्म में मैं फिर भी आ गया। लेकिन हर रोज़ मेरे डेस्क का पोजीशन मुझे चिढ़ाता है कि अगर उन्होंने 4 साल पहले वो हरकत नहीं की होती तो मेरी पोजीशन कुछ और होती, जो मैं डिज़र्व करता था। खैर छोड़िए। ये बोल के उसने फ़ोन कट कर दिया। वहाँ से इतनी आवाज़ आई, सुन विनय। वो ये सब सोच ही रहा था और उसने अपनी कलाई पे टाइम देखा। अभी और 30 मिनट का रास्ता उसके पीजी रूम का एरिया आने में था। बस एक स्टॉप पे रुकी। उसके बगल में गुलाबी कुर्ते सलवार में एक लड़की आगे बैठी। उसके चलने के तरीके से लग रहा था मानो बहुत थकी हो, मन में कोई भारी बोझ लिए घूम रही हो। यूं तो विनय ज़्यादा भावुक नहीं होता, लेकिन ये लड़की को देख के मानो उसकी परेशानी जानने की उसको तीव्र इच्छा हो रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, उदासी लोगों का चेहरा ही बदल देती है। खुशी कितनी खूबसूरत लगती इसके चेहरे पे। वो बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया। उसकी नज़रें नीचे थी। वो उस लड़की की कलाई को देख रहा था। इतने में एक कतरा आंसू उसके हाथ पे आके गिरा। लड़की ने मानो वो आंसू किसी और के चुराए हो उस अंदाज में झट से वो आंसू मिटा दिए। वो लड़की अगले स्टॉप पे उतर गई। 2 मिनट बाद विनय ने देखा कि एक आईडी सीट पे रह गई थी। उस पे उस लड़की की तस्वीर और नाम श्रुति डिकोस्टा लिखा था। उसने जल्दी से कंडक्टर को बोला और बस रुकवाई। और कंडक्टर कुछ बड़बड़ाते हुए उसे ऐसे देख रहा था मानो विनय के 2 मिनट बस रुकवाने से डीजल के दाम बढ़ गए हो। वो जल्दी जल्दी उतरा। उसने इधर उधर देखा। थोड़ी ही दूर वो लड़की चलते जाते हुए दिखी। वो थोड़ा तेज चला और चिल्ला के बोला, हेलो मैम। इतने में वो लड़की एक बड़े से गेट के अंदर चली गई। वो वहाँ पहुँचा।
उसने गेट के ऊपर देखा, लिखा था सिमेट्री, कब्रिस्तान। वो झिझकते अंदर गया। सामने कुछ लोग खड़े थे, काले कपड़ों में, और मानो अभी अभी किसी की अंतिम विदाई की तैयारी शुरू हो रही हो। उसने उस लड़की को ढूंढना चाहा, पर वो नहीं दिखी। वो एक पेड़ का सहारा लिए खड़ा हो गया और प्रीस्ट ने कहा, अब हम उनकी सम्मान में कुछ लम्हे साझा करेंगे। एक इंसान उम्र में करीबन 80 बरस के लग रहे थे। उन्होंने कहा, एल्बर्ट सबसे हंसमुख था हमारे ग्रुप में, एकदम जिंदा दिल। और फिर एक एक करके सबने उनकी बहुत सी अच्छी चीजें बताई। विनय अब भी उस लड़की को ढूंढ रहा था। उसके बगल में ब्लैक सूट और राउंड हैट पहने, लंबी दाढ़ी में एक इंसान बगल में आके खड़ा हो गया। थोड़ा जोर जोर से हंसने लगा। विनय पहले कुछ समय में कुछ नहीं बोला, फिर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोल पड़ा, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज रिस्पेक्ट समवन सोल, और ये जगह को भी थोड़ी इज्जत दे दीजिए। वो आदमी बोला, डेड सोल माय डियर फ्रेंड, डेड सोल। विनय ने शायद उससे अजीब इंसान आज तक नहीं देखा होगा। वो आदमी बोले जा रहा था, वो सामने 80 साल के इंसान को देख रहे हो, एल्बर्ट के सबसे करीबी दोस्त। क्या कहा उन्होंने? हंसमुख थे। अरे वो आए ही 8 साल बाद उनके गम वाले रूप में मौजूद ही कहाँ थे, तो लाजमी है उनको हंसमुख ही याद रहे होंगे। वो सामने देख रहे हो, काले साड़ी में, वो औरत अभी अभी एल्बर्ट को मैन ऑफ द वर्ल्ड बोली ना। मालूम है वो उनकी प्रेमिका थी। उनके जाने के बाद एल्बर्ट किस कदर टूटा था। विनय बस चुपचाप सुन रहा था। वो लड़की जो बस में मिली थी, वो बस अभी अभी आई और भीड़ का हिस्सा बन गई। वो बस रोए जा रही थी। बाजू में खड़ा हुआ इंसान बोला, वो देखो उनकी बेटी। उनका रिश्ता इतना करीबी नहीं था और बरसों से ठीक से बात भी नहीं हुई थी। एल्बर्ट बोल रहा था। आखिरी बात पे कुछ लड़ाई हुई और श्रुति बोली, आई विश आपसे कभी बात ना हो मेरी। और देखो, अब बस सोच रही होगी कि कैसे भी करके एक बार आखिरी बार बात हो जाए। माय डियर फ्रेंड, इंसान को पूरा हक है लड़ने का, झगड़ने का, पर वो क्यों नहीं खुल के बयां कर पाता? वो सारी बातें वो 2 गज ज़मीन से करता है, वो अफसोस के साथ। क्यों जीते जी उसे नहीं जताते? दोस्त, तकलीफ यही है, पीपल हियर रिस्पेक्ट फॉर डेड, ओनली डेड। इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे? खैर माय फ्रेंड, एल्बर्ट को पता है बुरा ये नहीं लगा कि लोगों ने उससे क्या बोला। असल में तकलीफ इस बात की है, उसे एक मौका नहीं दिया गया ठहर के उसकी बात सुनने का। एल्बर्ट भी बहुत कुछ बोलना चाहता था, खासकर अपनी बेटी से। उसने उसका दिल दुखाया था, मानता था वो, लेकिन एक माफ़ी स्वीकार करने का हक ज़रूर रखता था। जितनी देर एल्बर्ट के 2 गज ज़मीन पे ठहरे, काश उतनी देर उसकी बातें सुन ली होती। एल्बर्ट अपनी बेटी को भी बोलना चाहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। माय फ्रेंड, तुम ज़रूर एक बार उस इंसान की बात सुन लेना, क्योंकि मसला तो ये है कि वो इंसान 2 गज ज़मीन से बात कर तो सकता है, लेकिन लौट कर जवाब आएगा नहीं। ये बोल के वो हंसता गया। विनय के मन में बहुत कुछ चलने लगा उनकी ये बातें सुनकर। वो खुद की ख्यालों से निकला और पलट के पूछने जा ही रहा था कि आपको ये सब कैसे पता। तब तक वो आदमी चला गया था। उसने सामने देखा, कुछ कर्मचारी बड़ी सी तस्वीर पकड़े आ रहे थे। श्रुति ने वो तस्वीर पकड़ा और अच्छे से टिका के टेबल पे रख दिया। विनय के सामने कोई आदमी खड़ा था, तो वो ज़रा हट के तस्वीर को देखना चाह रहा था। उसने देखा, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, हंसमुख चेहरा, एक साइड में गालों पे गड्ढा था,
ब्लैक सूट, ब्लैक हैट। उसे लगा मानो 2 गज जमीन उसके पैरों से खिसक गई है। उसके होठ धीरे से बुदबुदाए। एल्बर्ट? वही हूबहू चेहरा जिसे कुछ देर पहले वो मिला। वो वहीं खड़ा रहा। सब प्रार्थना करके निकल रहे थे। श्रुति भी आ रही थी। उसने श्रुति का रास्ता रोका और हाथ बढ़ाते हुए उसकी आईडी पकड़ाई। श्रुति ने मानो इशारों में ही धन्यवाद बोला हो ऐसा लगा। वो आगे बढ़ चली। विनय ने कहा, श्रुति, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते थे। श्रुति ने थोड़ी देर उसे देखा और बोला, मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बातों पे यकीन करने का मन कर रहा है। विनय बोला, श्रुति, शायद आपके पापा होते तो वो भी यही बोलते कि जो भी हुआ आप दोनों के बीच, उसका बोझ आप जिंदगी भर ना ढोए। ये बोल के विनय आगे बढ़ चला और श्रुति थोड़े असमंजस में थी विनय की बातें सुनकर। विनय ने फ़ोन निकालकर एक मैसेज टाइप किया, सॉरी पापा, आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है। मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि कितना समझ पाऊंगा, पर 2 मिनट सुन ज़रूर सकता हूँ, क्योंकि 2 गज ज़मीन बोलती नहीं। उसने आखिरी के 2 गज ज़मीन बोलती नहीं ये टेक्स्ट को कैंसिल करके सेंड पे क्लिक कर दिया।